नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार है। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मुझे 13वां स्थान हासिल हुआ है। इस वीडियो में हम इस परीक्षा की तैयारी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। मैं मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले का निवासी हूँ। मेरी शुरुआती स्कूलिंग 6ठी से 12वीं तक देवघर स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में हुई। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स किया है। फिलहाल मैं भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रीलिम्स का होता है, जिसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा का कट ऑफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम इस चरण की तैयारी अच्छे से करें। प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है कि हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखें और उसमें जिस विषय को ज़्यादा जिस विषय से ज़्यादा सवाल पूछे आ रहे हैं उस पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करें। तो आप एक बार सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इस परीक्षा की तैयारी शुरू करें, वरना सिलेबस बहुत वास्ट है। आप सब कुछ कवर करने जाएंगे तो आपके पास समय की कमी रह जाएगी। प्रीलिम्स में पहला जो मुख्य हिस्सा जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं वह होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के 3 भाग हुए, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट और मेडाइवल से थोड़े कम सवाल आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे में आपका फोकस थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री को कवर करने के लिए मैंने निजी तौर पर तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया था। इसके साथ एक और सोर्स जो मैंने इस्तेमाल किया और जो मुझे काफ़ी यूजफुल लगा वह था घटना चक्र। घटना चक्र की किताब में सभी जितने भी स्टेट सर्विसेज और भी ढेर अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है। ऐसे में अगर आप अपने जो बेसिक रेफरेंस बुक है, जैसे मेरे संदर्भ में वो तमिलनाडु की हिस्ट्री वाली बुक थी, उसके साथ अगर आप जिस टॉपिक को आप हिस्ट्री के बुक से पढ़ रहे हैं उसके MCQ क्वेश्चंस अगर आप घटना चक्र के बुक से साथ ही साथ करते जाते हैं तो यह आपको चीज़ों को रिटेन करने में मददगार होगा। घटना चक्र की किताब सिर्फ हिस्ट्री नहीं और भी विषयों पर आती है। अगर आपके पास समय है तो आप घटना चक्र से सभी विषयों की MCQ प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम हिस्ट्री का घटना चक्र तो पूरी तरह से 1-2 बार रिवाइज करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि घटना चक्र से सवाल सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ उसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को रिटेन करने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट को कवर करने के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैंने उसे कवर किया था और साथ ही साथ घटना चक्र के MCQs के साथ उसे कवर किया था। तो इस प्रकार आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। अगला जो पोर्शन है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए आप NCERTs को अपना रेफरेंस बुक बना सकते हैं। 11वीं और 12वीं की NCERTs को आप कवर करें और साथ ही साथ मैप्स का, खासकर भारत और बिहार का मैप आप अच्छे से देखें। मैप्स का अच्छे से अध्ययन करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपके अगर सवाल थोड़ा आपने ऐसा कुछ सवाल आ गया जो आपने पढ़ा नहीं हो तो भी आप उसे मैप्स के नॉलेज से एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी से थोड़े से कम सवाल आते हैं तो अगर आप इसके लिए ल्यूसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूसेंट में आमतौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप ल्यूसेंट का सहारा लेकर ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन है वह है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स से 10 सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल आसान होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। अगर आपने कभी मैथमेटिक्स, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए तो यह सवाल काफ़ी आसान होंगे। आपने कभी कैट की परीक्षा की तैयारी की है तो भी आपके लिए आसान होंगे। अगर आपने साइंस पढ़ा है या 10वीं 12वीं तक मैथ पढ़ी है तो भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लें कि आप वो 10 सवाल आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग चूँकि ये सेक्शन आसान होता है तो कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे लगता है कि दिक्कत हो रही है तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये 10 सवाल आसान होते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि 10 में से 10 नंबर मुझे आ जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि ये परीक्षा बिहार में हो रही है और बिहार के ज़्यादातर छात्र गणित में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर आप ये 10 प्रश्नों का सवाल में थोड़ा
आपके मिस्टेक हो गए तो आप एक बड़े पूल ऑफ कैंडिडेट्स ही इसमें पीछे रह सकते हैं। इसीलिए आप इसे हल्के में ना लें। अगर आपको कहीं पे गणित में लगता है कि मिस्टेक होने की संभावना है तो आप मैथमेटिक्स की तैयारी थोड़ा कर जाएं एग्ज़ाम में। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वह है पॉलिटी का। पॉलिटी में बिहार लोक सेवा आयोग में सवाल जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, बहुत डीप में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको अपना रेफरेंस ऐसा रखना है जो कि आपको आने वाले जाके मेंस में भी काम आए, कभी इंटरव्यू में भी आपके पास एक सॉलिड बेस हो कोई पॉलिटी रिलेटेड विषय पर अपनी बात रखने का। मैंने पॉलिटी की तैयारी लक्ष्मीकांत के बुक से की थी और मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत अपने आप में एक सफिशिएंट बुक है जो आपकी परीक्षा के हर चरण में मदद करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास समय की कमी है तो आप घटना चक्र और लूसेंट को बेस से अपने कुछ एमसीक्यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, इससे आपकी समझ भी बढ़ेगी और मेंस में खासकर आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगला जो सेक्शन है वह है इकोनॉमिक्स का। चूँकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था इसलिए इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कुछ और है तो आप इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटीज़ को रिफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सवाल करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ ही बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लें और उन्हें याद करके जाएं। कई बार सीधे डेटा आपसे पूछा जाता है, ऐसे में आप एक बार अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ रखा है इन चारों डॉक्यूमेंट्स को तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने बाहर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की जगह पीआईबी की समरी आती है, 10-15 पेज की होती है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की, और इंडियन बजट की भी आती है, तो मैंने उस पीआईबी के पीडीएफ को ही पढ़ा था। इसके साथ ही मैंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, चूँकि मुझे ऑप्शनल की भी तैयारी करनी थी इसीलिए मैंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कवर टू कवर पढ़ा था। इनफैक्ट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी बल्कि डॉक्यूमेंट है, 700 पन्नों का है। मुझे पढ़ने में लगभग 3 दिन लगे थे उसे, लेकिन चूँकि मुझे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की भी तैयारी करनी थी और साथ में GS2 में भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, तो उस हिसाब से मैंने तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। लेकिन अगर आप का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप कम से कम उसका एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ें। एग्जीक्यूटिव समरी में उसके सारे चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स रहते हैं और डेटा दिया रहता है, तो आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। उससे कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। और अगर इकोनॉमिक सर्वे का आपका किसी कोचिंग ने इकोनॉमिक सर्वे को लेकर कुछ अलग से MCQs का टेस्ट सीरीज कुछ निकाला हो तो आप उसको अपना इकोनॉमिक सर्वे का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इससे इतना करने के बाद मेरे ख्याल से आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाना चाहिए। अगला जो सेक्शन होता है वह साइंस का। साइंस से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि किस सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं और उन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आमतौर पे फिजिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और फिजिक्स में भी यूनिट्स को लेकर, SI यूनिट्स को लेकर और इन्वेंशंस को लेकर ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ऐसे में आप फिजिक्स में इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। साइंस कवर करने के लिए जो सोर्स बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए मुझे जो सबसे बेहतरीन सोर्स लगा वह है लूसेंट। लूसेंट में साइंस बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है और स्टेट सर्विसेज और को ध्यान में रखते हुए शायद उस प्रकार के प्रश्न उसमें डाले गए हैं। तो आप लूसेंट से आप अपना साइंस कवर कर सकते हैं। जो अगला सेक्शन है वह है बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस। बिहार रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप एक बिहार रिलेटेड बुक डेडिकेटेड रूप से पढ़ें। मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। मैंने निजी तौर पर KBC नैनो की बिहार समग्र की किताब आती है वह पढ़ी थी। इसके अलावा अरिहंत की भी किताब है, क्राउन पब्लिकेशन की भी बुक आती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से कवर करती है, लेकिन वो काफ़ी मोटी है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपना समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना होगा कि आप किस किताब को पढ़ना चाहते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय एक अच्छी किताब है। मैंने उसे नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश में पढ़ने से शायद मैं थोड़ा जल्दी उसे कवर कर पाऊँगा। इसके अलावा बिहार के कवरेज के लिए एडिटेरिया करके एक YouTube चैनल है, मुझे उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा। खासकर उसमें बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का सेंसस के कुछ वीडियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आपके कुछ बिहार के स्कीम्स होते हैं, लेकिन अगर आपने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है और बिहार का करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो उन स्कीम्स के बारे में मेरे ख्याल से आपको जानकारी रहेगी। बिहार का करंट अफेयर्स कवर करने के लिए भी आपके पास एक सोर्स होना चाहिए।
लेकिन यह ज़रूरी है कि आप मल्टीपल सोर्सेज यूज़ ना करें। एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम्स के पहले आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना कंपाइलेशन बिहार करंट अफेयर्स का निकालते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे साल भर का आपको एक साथ वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें पूरे भी साल का बिहार का करंट अफेयर्स कवर हो। तो आप एक दो सोर्सेज को अपना रेफरेंस मानकर उससे तैयारी करें। अगर आप बहुत सारे सोर्सेज में जाएंगे तो हो सकता है एक दो नंबर के लिए आपको काफ़ी सारा समय उसमें देना पड़े। ऐसे में एक दो सोर्सेज से खुद को लिमिटेड करके आप बिहार का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। इन जनरल करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, चूँकि इस बिहार की लोकसभा आयोग में वन लाइनर्स ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत डीप में जाकर प्रीलिम्स के लेवल पे तैयारी नहीं करनी है। आमतौर पे लोग विजन की मंथली बुकलेट से तैयारी करते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य मेंस की परीक्षा के उसका ज़्यादा काम मेंस की परीक्षा में आता है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स स्टेज पे तैयारी करें तो मैं कहूँगा कि आप किसी एक ईयरली कंपाइलेशन का सहारा ले सकते हैं। आमतौर पे तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही है, क्योंकि आपको आगे जाके मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है, तो साथ में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका ऐसे भी करंट अफेयर्स अपडेटेड रहता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवीजन करना है तो आप किसी ईयरली कंपाइलेशन का सहारा लें। मैंने प्रतियोगिता दर्पण और एडिटोरिया की एक बुक आती है, उससे थोड़ी तैयारी की थी। इसके अलावा मैंने इधर देखा है कि स्टडी IQ के वीडियोज आते हैं डेली करंट अफेयर्स के, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप डेली नहीं देख सकते तो उनकी मंथली एक वीडियो आती है जिसमें 200-300 सवाल एक साथ पूरे मंथ में जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो एक साथ उसमें कंपाइल्ड होते हैं। तो आप मंथली वीडियोज भी अगर आप पिछले 10-12 महीनों का देख लेंगे और उसी को अगर आप 2-3 बार देख लें तो मेरे ख्याल से आपका करंट अफेयर्स पोर्शन इससे कवर हो जाना चाहिए। एक बात और कि करंट अफेयर्स में आप एक लेवल से ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़े से रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत तैयारी की हो करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ जाएं जो आपसे नहीं बने, तो और आपने कम भी तैयारी की हो लेकिन कुछ सवाल ऐसे हों जो आपने कहीं से देख लिया हो, कहीं पे रैंडमली पढ़ लिया हो और वो सवाल आपसे बन जाए, तो थोड़ा सा पैटर्न करंट अफेयर्स का अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे में आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें और करंट अफेयर्स के लिए एक दो सोर्स को अपना बेस बनाकर उसकी तैयारी करें। इसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा पर आते हैं। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर एक हिंदी का होता है जो कि अनिवार्य होता है। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते, लेकिन आपको इसमें न्यूनतम कुछ अंक लाने होते हैं जिसके बाद ही आपका रैंक लिस्ट में नाम कंसिडर किया जाएगा। ऐसे में जो लोग हिंदी भाषी प्रदेश से हैं उनके लिए तो यह बहुत ही आसान पेपर होता है। आप बिना तैयारी के भी जाएं, अगर आपने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है तो हो सकता है आप बिना तैयारी के भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर उस परीक्षा को लिखेंगे तो भी आप पास कर जाएंगे। लेकिन आपने काफ़ी वक्त से हिंदी नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि स्कूल डेज के बाद आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी हो, तो मैं सलाह दूंगा कि आप कम से कम उसके एक दिन आप हिंदी को दें। कम से कम एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसमें आमतौर पर निबंध पूछा जाता है। निबंध में कई विकल्प रहेंगे आपके पास, तो अगर आपने करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का कवर किया हुआ है तो आप एक न एक सवाल आपका करंट अफेयर्स से रहता है, या उससे एक से ज़्यादा भी रहेंगे, तो आप करंट अफेयर्स का सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टैटिक टॉपिक्स पे रहेंगे आपके क्वेश्चंस, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपना विषय चुन सकते हैं। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं करंट अफेयर्स का सवाल अटेम्प्ट करूँगा, तो उस बार स्वच्छ भारत अभियान पे सवाल आया था, तो मैंने स्वच्छ भारत अभियान पे ही निबंध लिखा था। निबंध के बाद उसमें व्याकरण से कई सवाल आते हैं। व्याकरण में आपके पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के भेद और उनके उदाहरण आपको लिखने होंगे। तो आपने अगर काफ़ी दिन से इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप भारतीय भवन की एक किताब आती है बृहद व्याकरण भास्कर के नाम से, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। उसमें आपने शायद स्कूल टाइम में कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आप एक बार उससे खासकर इन कुछ टॉपिक्स अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वही बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर देख लें। इसके अलावा व्याकरण में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछे जाते हैं। आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने एग्ज़ाम के पहले 3-4 घंटे चीज़ों को देखा था और मेरे ख्याल से हिंदी का पेपर आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर है। जनरल स्टडीज़ 1 के पेपर में 3 भाग होते हैं। पहला भाग हिस्ट्री का होता है, दूसरा भाग करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का होता है और तीसरा भाग स्टैटिस्टिक्स का होता है।
जनरल जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के सवाल अच्छे कर लिए। और स्टैटिस्टिक्स के 2 सवाल होते हैं 36-36 नंबर के, और 300 नंबर के पेपर में 72 नंबर इसका वेटेज रहता है। ऐसे में आप कोशिश करें कि आप परीक्षा की आपने परीक्षा लिखते वक्त मैंने यह स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं पहले स्टैटिस्टिक्स के सवाल ही करूंगा, चाहे मुझे बाकी सब सवालों के लिए थोड़ा कम भी समय बचे, क्योंकि ये 72 नंबर अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो हो सकता है आपके 36 से 36 नंबर उसमें चले जाएँ। ऐसे में आप उसको ध्यानपूर्वक समय लेकर आप उस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आप 5-10 मिनट एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ें और उसके डायग्राम्स को देखें कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। आमतौर पे पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, इन सब के सवाल रहते हैं। अगर आपने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपके लिए आसान रहेंगे, लेकिन अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो आप इसको प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अगर आप 5-10 साल के बना के जाएंगे तो मेरे ख्याल से यह काफ़ी होगा। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप उसकी तैयारी किसी रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। लेकिन आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी मुझे मिले थे। वो एक यूट्यूब पे चैनल है चंद्रमणि IAS करके, उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स के, आप उसे एक बार देख सकते हैं। तो अब बात हुई कि एग्जामिनेशन हॉल में आप एक बार एक चीज़ मैंने अपने अनुभव से बताता हूँ कि आप एक बार ग्राफ्स को ध्यान से देखें। कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग के समय ग्राफ थोड़ा क्लियर नहीं होता, तो मैंने जैसे पहला जो सवाल स्टार्ट किया तो पहले 2 पार्ट्स आसानी से बन गए। तीसरे पार्ट में जिस पॉइंट को लेकर सवाल था वो पॉइंट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा वहाँ पे कि वो पॉइंट कौन से नंबर्स के लिए डिनोट किया गया है। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण चूँकि मैं थोड़ा सा उस समय घबरा गया कि अगर मैंने गलत एजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को बना दिया तो आगे के पार्ट्स भी गलत हो जाएंगे और पूरे 36 के 36 नंबर चले जाएंगे। तो फिर मैंने वो मेरा 10-15 मिनट जितना भी समय मैंने उस सवाल को दिया था वो फिर मैंने उसे पूरा काट के नए सवाल की तरफ गया। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि प्रिंटिंग मिस्टेक आपको प्रिंटिंग क्लियर नहीं हो, तो आप स्टार्ट में ही एक बार क्वेश्चंस को देखें, एक बार ग्राफ को देखें, आपको सवाल समझ में आ रहा हो, पॉइंट्स क्लियर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट्स इसमें सही से क्लियरली प्रिंटेड है, तो आप फिर उसको आगे बढ़ें। मेरे साथ थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में टाइम लगा। मैंने टारगेट किया था कि मैं दोनों सवाल लगभग 40-45 मिनट में कर लूँगा, लेकिन उस दिन मुझे एग्जामिनेशन हॉल में उसमें 1 घंटे 10 मिनट लगभग लग गए थे दोनों स्टैटिस्टिक्स के सवाल करने में, जिसके कारण थोड़ा सा मैं हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन सवाल को उतना जितने अच्छे से मैं लिख सकता था शायद नहीं लिख पाया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का सवाल सही करने के कारण मेरे नंबर ठीक ठाक आए हैं GS1 में। GS1 में जो अगला पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मैंने आपका हिस्ट्री के सवाल आमतौर पे रिपीट किए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स जो बिहार BPSC के सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं सवालों को बार बार पूछा जाता है। तो आमतौर पे इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल में रोल, कई सारे चंपारण सत्याग्रह और बाकी सारे जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, संथाल रिवेलियन, बिरसा मुंडा रिवेलियन, आप इन रिवेलियंस को आप कवर करें। इसके लिए एक सोर्स जो मैंने यूज किया था वह था KVC नैनो की एक मॉडल आंसर की बुक आती है GS1 के लिए। उसमें एक सारे टॉपिक्स पे आमतौर पे एक मॉडल आंसर दिया गया है। तो आप एक सोर्स से आप कवर करें। आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलेगी जिससे आप अपने आंसर को यूनिक बना सकते हैं। क्योंकि ये सवाल सभी को पता होते हैं कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, तो सभी मोर और लेस सेम आंसर लिखते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कुछ ऐसा मैटर हो जिससे आप अपने क्वेश्चन को यूनिक बना सकते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा हिस्ट्री में आर्ट फॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न आर्ट फॉर्म, पाल आर्ट फॉर्म, पटना कलम चित्रकारी पे सवाल आते हैं। तो आप इससे यूट्यूब पे मुझे एक बहुत अच्छा सोर्स मिला था, वह आई स्टडी IAS करके एक यूट्यूब चैनल है जिस पे प्रशांत कुमार करके टीचर उन्होंने हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है।
हिंदी में कवर किया है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी माध्यम के भी छात्र हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार उनके वीडियोस को देखें। मुझे उनके वीडियोस से टॉपिक्स को कहानी के फॉर्म में समझने में आसानी मिली थी और बाद में लिखते वक्त भी मैं आसानी से लिख पाया था। इसके अलावा जो उसमें तीसरा खंड होता है वह पर्सनैलिटीज़ का, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन और उनके विचारों पर सवाल पूछे जाते हैं। इन तीनों गांधी, नेहरू, टैगोर करके स्पेक्ट्रम की एक बुक ही आती है। अगर आपके पास समय है तो आप उस स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ सकते हैं और ख़ुद के नोट्स बना सकते हैं। मैंने निजी तौर पर वह किताब पढ़ी थी, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप इस टॉपिक को कवर करने के लिए उस बुक को पढ़ें। आपको मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे। महात्मा गांधी के विचारों से तो आमतौर पर लोग परिचित होते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के भी जीवन और विचारों को पढ़ने के लिए आपको शायद थोड़ा सा और खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आमतौर पे इन तीनों में से किसी एक के जीवन से सवाल हर बार ही पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक से एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आएंगे। GS1 का जो तीसरा पार्ट है वह है करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें आपको अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो यह आपको इस पार्ट को कवर करने के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। यह पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि पूरे साल भर में किसी भी घटना पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विजन IAS की मंथली मैगजीन होती है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सेक्शन होता है, आप उस सेक्शंस को कम से कम पिछले 12 महीने का कवर करें। इसके अलावा मैंने अनअकैडमी पे आसना सिसोदिया मैम के वीडियोज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वो उसमें उन्होंने भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंधों पर चर्चा की है। मैंने उसे काफ़ी हेल्पफुल पाया, उससे मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पे डेवलप की। और फिर मैं चूँकि रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था तो कोई भी करेंट डेवलपमेंट को मैं उससे रिलेट कर पाता था। एक बात और ख्याल रहे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने में आप इस बात का ध्यान रखें कि बिहार की सीमा भी नेपाल से मिलती है। ऐसे में अगर आपके पास कभी एग्जामिनेशन में मौका मिलता है कि आप बिहार का कोई संदर्भ दे सकते हैं एग्जाम में, तो आप ज़रूर दें। मेरे समय में ओपन बॉर्डर्स पे एक शायद सवाल आया था जिसमें मैंने बिहार का संदर्भ उसमें दिया था। इनफैक्ट मैंने मैप भी बनाया था जिसमें बिहार का नेपाल से मैंने बॉर्डर दिखाया था। तो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है, अगर कोई सवाल मिलता जुलता आए जिसमें मान लिया कि आप बिहार नेपाल संबंध पे आ गए या भारत और उसके पड़ोसी के संबंध पे सवाल आए, तो आप उसमें कोशिश करें कि बिहार का संदर्भ दें। इससे मेरे ख्याल से बिहार, चूँकि परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग की है, ऐसे में हो सकता है आपको एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा आपके आंसर को पसंद करें। GS2 के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में आपका बेस बुक लक्ष्मीकांत होना चाहिए, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। इसके अलावा आप करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए विजन IAS की मंथली मैगजीन आती है, उसमें से आप पिछले 12 महीने में जो पॉलिटी का सेक्शन होता है उसको पढ़ें। साथ ही साथ आपको किसी सवाल को बिहार के कंटेक्स्ट में आंसर करने को बोला जा सकता है। ऐसे में आपको बिहार के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब हो सकता है आपसे रीजनल पॉलिटिक्स पे सवाल पूछे जाए, पिछले इलेक्शंस में क्या हुए और उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है बिहार में, आप कम से कम उसके बारे में अवगत रहें। इसके साथ ही मैं एक बात और कहूँगा कि आप एक बार प्रीवियस ईयर्स को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। गवर्नर का सेक्शन हो, गवर्नर से रिलेटेड नेशनल पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिस्कल फेडरलिज्म पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार अगर आप पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। कम से कम आप उन टॉपिक्स को और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चंस फिर से पूछे जाएं और आपके लिए उन्हें आंसर करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो अगला सेक्शन है वह है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का। इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में चूँकि 2 पार्ट हुए, ऐसे में सिलेबस काफ़ी बड़ा उसका हो गया, लेकिन आमतौर पे इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कम पूछे जा सकते हैं। और चूँकि विकल्प भी होता है तो ऐसे में अगर आप इकोनॉमी को अच्छे से कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से आप इस सेक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। ज्योग्राफी चूँकि आपने प्रीलिम्स स्टेज पे पढ़ा हुआ होता है, और अगर कोई प्योर स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप करेंट
अफेयर्स के नॉलेज से भी इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने आंसर्स को थोड़ा डेटा ड्रिवन रखें। आप कोई जनरल स्टेटमेंट्स नहीं लगाए। उदाहरण के स्तर पर अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखा कि बिहार इज़ अ पुअर स्टेट, तो यह एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। यू शुड बैक इट विथ सम डेटा। तो उदाहरण के स्तर पर अगर आप बोल रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो आपको इसके साथ कुछ डेटा पॉइंट्स रखने चाहिए, जैसे कि बिहार में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, बिहार में रोड्स कितने हैं, राष्ट्रीय स्तर से कितना नीचे है, बिहार की प्रगति के लिए और कौन कौन से स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप एक डेटा ड्रिवन दें। हमारे यहाँ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, तो उसे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। तो आप थोड़ा सा बिहार, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपको बिहार ओरिएंटेड थोड़ा सा डेटा होना चाहिए, जो कि आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट से ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास इस सेक्शन को आंसर करने के लिए दो और इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। वह है इंडिया का सेंसस और बिहार का सेंसस। दोनों में काफ़ी सारे फैक्ट्स रहते हैं, काफ़ी डेटा रहते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आपके पास सारे डेटा एक जगह आपने लिखा हुआ होगा। मैं आमतौर पे मैंने एक अलग से कॉपी मेंटेन करता था, जिसमें मैं लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स को कवर करता था। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं दिसंबर 2021 में बात कर रहा हूँ, तो मेरी कॉपी में पिछले मंथ का पीएमआई सर्वे का डेटा रहेगा, जिसमें पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विसेज का डेटा रहेगा, उसके अलावा जीएसटी कलेक्शन का डेटा रहेगा, व्हीकल सेल्स का डेटा रहेगा। तो अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में इनमें से किसी एक डेटा पॉइंट्स को अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसे कोट कर सकता हूँ। इसके अलावा जो कुछ स्टैटिक डेटा पॉइंट्स हैं वो आपको सेंसस से मिलेंगे। अगर आपके पास कोई डायनामिक डेटा पॉइंट्स हैं तो वो आपको इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट से भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप अपने आंसर को डेटा ड्रिवन रखें, इस सेक्शन में आप उससे ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। GS2 का तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके कोई स्टैटिक सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फोकस उसके रोल एंड इम्पैक्ट फॉर डेवलपमेंट पे होता है कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे समाज की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सवाल के लिए मैंने थोड़ा तैयारी किया था, थोड़ा ज़्यादा तैयारी कर लिया था, मुझे लगा कि उतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने रोमन सैनी अनअकैडमी पे उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स हैं, मैंने उनसे तैयारी की थी। 20-30 टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि इससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बनाकर उन टॉपिक्स पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने लगभग 20-30 टॉपिक्स पे नोट्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन मैंने देखा कि क्वेश्चंस डायनामिक होते हैं। आप उतनी तैयारी के बिना भी जाएंगे तो शायद आप सवालों को टैकल कर सकते हैं। चूँकि मैंने 11वीं और 12वीं में भी साइंस पढ़ा था, तो शायद इसलिए मुझे यह सेक्शन उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इस सेक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मेरे समय में स्मार्ट सिटीज़ मिशन पे एक सवाल आया था कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में कैसे कर सकते हैं। तो चूँकि मैं जिस शहर से आता हूँ वह भी भारत सरकार ने उसे एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, तो मैंने उसको ध्यान में रख के ही अपना आंसर लिखा था कि मेरे शहर में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं और उसमें किस लेवल पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन पे सवाल था। तो अगर दीज आर वेरी जेनेरिक टॉपिक्स, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 15-20 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से उस पर नोट्स बनाए हुए हैं तो मेरे ख्याल से आप इस सेक्शंस को कवर अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बिहार के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल पे सवाल आता है, तो आप गवर्नेंस इशूज़ पे, उसके रोल्स पे चर्चा कर सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स को हम लोग लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने आसपास के माहौल को देखते हुए आप उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसमें क्या साइंटिफिक
कौन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जा सकता है, आप उन चीज़ों पे फोकस करें। इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट्स होते हैं, मान लिया कि इसरो ने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम लास्ट ईयर किया है, DRDO का हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी, अपकमिंग जो टेक्नोलॉजीज होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर आप नोट्स बना के रखें। मेरे ख्याल से इतना करने से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल अच्छे से कवर कर पाएंगे। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू का स्टेज आता है। इंटरव्यू में बिहार लोक सेवा आयोग में एक बात खास है कि आपको पहले से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता जिसमें आप अपने बारे में कुछ बता सकें। आपको एक कोड दिया जाता है और इंटरव्यूअर के पास भी एक कोड रहता है। तो बेसिकली आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो ना ही इंटरव्यूअर को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप जो शुरुआती सवाल का जो भी आप आंसर दें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी सारे सवाल उसी दिशा में जा सकते हैं। तो आप अपना कम से कम इंट्रोडक्शन हो, और अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलने को बोला जाए तो आप किन टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उन्हीं की चर्चा करें। मुझसे, चूँकि मैं नालंदा ज़िले से आता हूँ, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी अच्छे से कवर किया था इंटरव्यू के पहले, क्योंकि उसका हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल को लेकर स्वामी विवेकानंद के जीवन को लेकर काफ़ी चीज़ें तैयार की थी। लेकिन मुझसे जब इंटरव्यू में इनमें से किसी से भी सवाल नहीं पूछे गए, क्योंकि उन्होंने जो पहला सवाल पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं, जिसका जवाब मैंने भारतीय रिजर्व बैंक दिया। उसके बाद उन्होंने बाकी से मेरा लगभग इंटरव्यू इकोनॉमिक्स के सवालों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इंटरव्यू में काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक रहेंगे। अगर आप जो भी ऑप्शनल आपने लिया है, आप उसे एक बार कम से कम रिवाइज कर गए जाए, क्योंकि मैंने देखा कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो मैंने इकोनॉमिक्स बताया। उसके बाद उनके पास एक लिस्ट था क्वेश्चंस का, तो उस लिस्ट से उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे। तो मुझे लगता है ऐसे ही उनके पास बाकी ऑप्शंस के लिए भी शायद कुछ सवाल रहे होंगे। तो मुझसे इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कुछ क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम बताने के लिए कहा गया। इसके अलावा भारत में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, उनका ईयर्स बताने को कहा गया। उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चंस में मुझसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, किन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए की गई, यह पूछा गया। और पिछले विगत कुछ वर्षों में भारत में कृषि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है और रूरल क्रेडिट है, वह किस रेट से ग्रो कर रहा है, इस पर सवाल पूछे गए। इसके बाद उन्होंने मुझसे भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे, और उन्होंने काफ़ी आलोचनात्मक सवाल पूछे। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो उन्होंने नोटबंदी पे मुझसे सवाल पूछे। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स के फेलियर पे सवाल पूछे, यस बैंक पे सवाल पूछे, रिजर्व बैंक के इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल पूछे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। उसके अलावा रिजर्व बैंक गवर्नर का भारतीय नोट पे जो प्रॉमिस होता है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या डिमोनेटाइजेशन से रिजर्व बैंक गवर्नर ने उस प्रॉमिस को बिट्रे किया है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछे गए, और मैंने उन सवालों में रिजर्व बैंक का बचाव किया। और इस प्रकार यह जो पहला 10 मिनट था, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट पे ख़त्म हुआ। उसका जो नेक्स्ट सेक्शन था, उस समय समसामयिक मुद्दों में एक फार्मर बिल था, उस पर उन्होंने कई सवाल पूछे कि भारत में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कौन कौन से फार्म बिल्स के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे चर्चा हुई। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के ही इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके अलावा उन्होंने फूड सिक्योरिटी के ऊपर सवाल पूछे थे। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पे ही इंटरव्यू लगभग मेरा चला। मुझे इंटरव्यू में 75 नंबर मिले थे। लोगों को काफ़ी ज़्यादा नंबर भी आए हैं। 120 नंबर के इंटरव्यू में कुछ लोगों को 90 नंबर भी मिले। तो मुझसे लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे। आप उन मिस्टेक्स को ना करें, इसके लिए मैं उन्हें गिना देता हूँ। सबसे पहला जो मैंने मिस्टेक किया कि मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था। बीपीएससी के पहले मैंने और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं का इंटरव्यू दिया था, तो मुझे लगा था कि इसका इंटरव्यू भी उसी पैटर्न पे होगा। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू थोड़े अलग होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के इंटरव्यू के, तो आप कम से कम 1 या 2 मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें। दूसरा जो मैंने मिस्टेक किया, उन्होंने इंटरव्यू के स्टार्ट में मुझसे सवाल पूछा था कि आप इंटरव्यू किस भाषा में देना चाहेंगे, तो मैंने उस समय इंग्लिश उनको बताया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब पहला सवाल पूछा वह हिंदी में पूछा,
तो अब उस समय मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया कि इसका जवाब मैं हिंदी में दूँ या अंग्रेजी में दूँ, क्योंकि जस्ट पहले मैंने उन्हें बताया था कि मैं इंटरव्यू अंग्रेजी में दूंगा, तो मैंने इंग्लिश में ही उसका आंसर दिया। उसके अलावा कुछ मेंबर्स ने अंग्रेजी में सवाल पूछे, कुछ मेंबर्स ने हिंदी में सवाल पूछे, लेकिन मैंने सारे प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी में दिया, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सिली मिस्टेक था। अगर इनफैक्ट किसी मेंबर ने मुझसे यह बीच में टिप्पणी भी की कि आपको हिंदी के सवालों के जवाब हिंदी में देने चाहिए। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप अगर हिंदी अच्छी बोल पाते हैं, क्योंकि बिहार एक हिंदी भाषी प्रदेश है और आपको काम भी हिंदी भाषी लोगों के बीच करना है, ऐसे में आप यह इम्प्रेशन नहीं दें कि आपकी हिंदी कमज़ोर है या फिर आप हिंदी बोलने में थोड़ा से दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है। अगर आप हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिहार के होकर भी हिंदी अगर बोलने में आपको दिक्कत हो रही है तो यह थोड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन देता है। मैंने कन्फ्यूजन में उस समय थोड़ा सा नहीं बोला, बाकी मुझे हिंदी बोलने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक था जो मैंने इंटरव्यू रूम में किया। इसके अलावा थोड़ा सा इंटरव्यू डिसएग्रीमेंट पे ख़त्म हुआ। आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी मुद्दे के दो पहलू होते हैं। आप थोड़ा डिसएग्रीमेंट अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो वो हो सकता है थोड़ा सा आपका नेगेटिव आपका इम्प्रेशन दे। तो आप इस बात को पोलाइटली एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, और इस थोड़ा सा आप आदरपूर्वक अपने इंटरव्यूअर्स के साथ चर्चा करें किसी भी टॉपिक पे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़े से इश्यूज थे जिसके कारण मुझे थोड़े कम नंबर आए। आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। धन्यवाद।